गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। गुकेश ने 40 साल पहले महान गैरी कैस्परोव, जो कि एक रशियन चेस प्लेयर है, इनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे कम उम्र के विजेता ये बन गए हैं। तो मात्र 17 साल के हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड जो था यंगेस्ट विनर का इस टूर्नामेंट में, कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट में, वो रशियन प्लेयर गैरी कैस्परोव सर के पास था, लेकिन कल इन्होंने इसको तोड़ दिया। और इससे पहले विश्वनाथन आनंद सर भी इसको जीत चुके थे और उनके बाद ये मात्र दूसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट भारत की तरफ से जीता है। वह महान विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। कल लास्ट गेम में इन्होंने जो जैपनीज प्लेयर है हिकारू नाकामूरा, उनके साथ एक ड्रॉ खेला, उसके बाद ये टूर्नामेंट के विजेता घोषित किए गए। तो इनका नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी, ये कर्नाटक का एक मिल्क प्रोडक्ट है। आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की नेशनल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर इन्हें घोषित किया गया है। तो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का ब्रांड है नंदिनी। इन्होंने स्पॉन्सरशिप टाइटल जीता है स्कॉटलैंड और आयरलैंड की। जो जर्सी वगैरह होगी उसमें इसका लोगो वगैरह दिखाई देगा, जो किट्स वगैरह बनती हैं पूरी, उसमें इनका लोगो दिखाई देगा आपको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो है आपकी ग्लासगो, और आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। ठीक है, डबलिन कैपिटल है। आयरलैंड अभी एक वजह से और चर्चा में है क्योंकि आयरलैंड के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो आयरलैंड के यंगेस्ट, ठीक है, सबसे युवा पीएम है। नाम है साइमन हैरिस। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन नंदिनी ब्रांड के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। छोटा सा मैंने डाला है। T20 वर्ल्ड कप आपका इसी साल आयोजित होना है। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की सह मेजबानी में, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज और यूएसए इसको ज्वाइंटली इस बार ऑर्गेनाइज करेंगे। 1 से 29 जून तक ये आयोजित किया जाएगा। तो ये आप याद रखिए। आगे चलते हैं। एक अवार्ड चर्चा में है। अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष पावुलुरी सुब्बाराव, इनको पी सुब्बाराव बोला जाता है, इनको एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नीचे आप इनका फोटो देख सकते हैं। यह है इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ सर। तो इनको आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। आर्यभट्ट आपको पता है, आर्यभट्ट 1975 में भारत की तरफ से लॉन्च होने वाला सबसे पहला सैटेलाइट था और प्राचीन भारत में आर्यभट्ट के नाम से बहुत फेमस, हम वैज्ञानिक ही उस समय के हिसाब से उनको बोलेंगे, मैथमेटिशियन बोलेंगे, जिनको जीरो के इन्वेंशन का क्रेडिट भी दिया जाता है। आगे चलते हैं। रेड बुल रेसिंग के मैक्स वर्स्टैपन ने लंबे समय से प्रतीक्षित चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स में शानदार जीत दर्ज की। तो इनकी देखिए फिर से जीत है। इस सीजन में अभी तक मात्र एक रेस ही हारे हैं, लगातार सारी रेस जीते हैं। इससे पहले हमने एक न्यूज और कवर की थी, जो थी जापानीज ग्रांड प्री। तो जापानीज ग्रैंड प्री भी मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीती थी। मात्र एक रेस जो आ रहे हैं वो भी इनकी गाड़ी माल फंक्शन कर गई थी, खराब हो गई थी, अदरवाइज शायद वो भी ये जीत जाते, जिससे 2024 विश्व चैंपियनशिप में उनकी बढ़त और बढ़ गई है। तो एक जीत इनके खाते में और चली गई है, वो है चाइनीज ग्रैंड प्री की। फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो फ्रांस की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिट्रोएन, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाल ही में इसराइल ने अटैक, आपको पता होगा, ईरान और इसराइल के बीच में लगातार हमले चल रहे हैं। इसराइल ने हाल ही में ईरानी सैन्य अड्डे पर हमले में हवा से सतह पर मार करने वाली, यानी AI-2 सरफेस मिसाइल है, यानी मोस्टली ये जो हेलीकॉप्टर होंगे या फिर फाइटर जेट्स, इनसे छोड़ी जाती है, एक कुशल मिसाइल जिसका नाम है रैमपेज, इसका इस्तेमाल किया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे फोटो मैंने लगाया है। तो रैमपेज मिसाइल आपकी इजराइल से संबंधित है। दोनों ने क्या किस किस नाम से मिशन लॉन्च किए हैं? इसराइल ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया है उस मिशन का नाम रखा है ऑपरेशन आयरन शील्ड, और जो ईरान ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर उसका क्या नाम रखा है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
शांतिपूर्ण और जिम्मेदार अन्वेषण के लिए। तो देखिए जो स्पेस होता है आपका वो सारी कंट्री की जॉइंट ऑनरशिप है, क्योंकि स्पेस किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो जो अंतरिक्ष है उसमें पीसफुल और रेस्पॉन्सिबल रिसर्च के लिए नासा का एक अकॉर्ड है, समझौता है, जिसको आर्टेमिस समझौता बोला जाता है। तो नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला स्वीडन सबसे नया देश है। तो ये एक अकॉर्ड है जिसका इंडिया भी मेंबर है। ठीक है, वर्तमान की अगर बात करें तो टोटल इसमें 38 अभी मेंबर हैं अप्रैल में। तो नया सबसे लेटेस्ट एडिशन है इसमें स्वीडन। तो इसको याद रखिएगा। देखिए दो हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एक है आर्टेमिस समझौता या आर्टेमिस अकॉर्ड, एक है आर्टेमिस मिशन। ठीक है, दोनों अलग है। आर्टेमिस मिशन क्या है? आर्टेमिस मिशन भी नासा का ही एक मिशन है, जिसके तहत नासा चंद्रमा पर मैंड लैंडिंग या दोबारा से अपने एस्ट्रोनॉट्स को या अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर लैंड कराने की बात कर रहा है। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है, आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और जिम्मेदार प्रयोग से संबंधित है या यूज से संबंधित है। तो दोनों में अंतर है, आर्टेमिस मिशन और आर्टेमिस समझौता। नीचे मैंने थोड़ा सा इनके बारे में डाला है आर्टेमिस समझौते के बारे में। ये 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए सिद्धांतों का एक गैर बाध्यकारी सेट है। तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो गैर बाध्यकारी है, आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि वो आपको पूरे करने ही करने हैं। ये सिद्धांत एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित अंतरिक्ष वातावरण के रखरखाव को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। तो मैंने कहा स्पेस के पीसफुल यूज से संबंधित है। किस किस का इनिशिएटिव है? नासा और अमेरिकी विदेश विभाग के सह नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते की स्थापना 2020 में 7 अन्य संस्थापक सदस्य देशों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग और संयुक्त अरब अमीरात तथा यूनाइटेड किंगडम, इनके सहयोग के साथ नासा और अमेरिका के विदेश विभाग ने की थी। अप्रैल 2024 तक भारत सहित इसमें 38 सिग्नेटरी थे या 38 हस्ताक्षर करता थे। तो इंडिया भी इसका एक सिग्नेटरी है। ये इसका थोड़ा सा एक लोगो मैंने डाला, यहाँ आप देख सकते हैं नासा का लोगो इसमें लगा हुआ है। आगे चलते हैं। अंटार्कटिका में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस हर दिन $6000 मूल्य की सोने की धूल उगलने के कारण चर्चा में है। तो देखिए बहुत ही रेयर इवेंट होता है, क्योंकि गोल्ड भी आपको पता है, गोल्ड भी हमें खानों से मिलता है, सोने की खानों से। इसी तरीके से हो क्या रहा है, जो इरेबस ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है, वहां से गोल्ड डस्ट निकल रही है, सोने की धूल निकल रही है, जिसमें यह माना जा रहा है कि उसकी जो कीमत है मार्केट में वर्तमान में $6000 है। प्रतिदिन इतनी धूल इसमें निकल रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। माउंट इरेबस यह पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमारा लैंड मास है, जितनी भी पृथ्वी पर लैंड मास है, उसमें सबसे साउथ में स्थित ज्वालामुखी जो है वो माउंट इरेबस है। यह अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। और यह देखिए एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। मैंने आपको बताया था स्ट्रेटो वॉल्केनो सबसे इरप्टिव वॉल्केनो या सबसे जो विध्वंसकारी वॉल्केनो होते हैं वो स्ट्रेटो वॉल्केनो होते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि कभी कभी खुद को ही ये डैमेज कर लेते हैं। इनका जो टॉप वाला हिस्सा होता है, ये वाला, इतने जबरदस्त इसमें धमाके होते हैं कि खुद को ही ये डैमेज कर लेते हैं। हमने एक और कवर किया था अभी 2 दिन पहले, नाम था माउंट रुआंग। ठीक है, माउंट रुआंग आपके सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है। इसमें भी अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था। यह भी आपका एक स्ट्रेटो वॉल्केनो ही है। और इसकी विशेषता क्या होती है? शंक्वाकार आकार होता है, कठोर लावा होता है, टेफ्रा और ज्वालामुखी राख की परतें इसके ऊपर जमी रहती हैं। तो इसको याद रखिएगा। माउंट इरेबस आपका कहां पर है? रॉस द्वीप अंटार्कटिका में स्थित है। देखिए इसी की तरह नाम थोड़ा थोड़ा आपको सेम लगेगा, मैं 2 बताता हूं। एक है आपका एलबुर्ज। ठीक है, एलबुर्ज एक माउंटेन रेंज है, वो है आपकी ईरान में। इसको याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा नाम आपको सेम लगेगा। ये माउंट इरेबस है, ये है एलबुर्ज। तो एलबुर्ज की जो पर्वत श्रृंखला है वो ईरान में स्थित है। इसके अलावा जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, माउंट एल्ब्रूस ये पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तीनों अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा नाम तीनों का सेम लगता है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में स्थित एक ज्वालामुखी है। एल्बुर्ज ये ईरान में है पर्वत श्रृंखला। और माउंट एल्ब्रूस ये क्या है? आपकी यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कल आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को यूएसए में आयोजित किया गया था। इस बार की जो थीम है वो है प्लेनेट
या ग्रह बनाम प्लास्टिक, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। ये देखिए कल काफी ज्यादा न्यूज चर्चा में थी, हांगकांग ने, और देखिए इससे पहले बताता हूं सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर ने भी इसी तरीके का स्टेप लिया था। जो हमारे यहाँ के दो बहुत फेमस स्पाइस मेकिंग ब्रांड्स हैं, मसालों के ब्रांड है एवरेस्ट और एमडीएच, इसके 4 मसालों पर इन्होंने बैन लगा दिया है। 21 अप्रैल को हांगकांग ने एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड या प्रोडक्ट्स लिमिटेड की करी मसालों पर, यानी जो करी में हम डालते हैं उसकी सेल पर इन्होंने बैन लगा दिया है। और इन्होंने जो कारण दिया है वो ये दिया है कि इसमें पेस्टिसाइड है एथिलीन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एथिलीन ऑक्साइड की वजह से जो एक कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल है वो इसमें अवशेष इन्हें मिले हैं। दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग, ठीक है, कैंसर कॉजिंग ट्रेसेस इन्हें मिले हैं। पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने के कारण इन्होंने यह फैसला लिया है। और भारत का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वैसे तो ये एक्सपोर्ट होने वाले मसालों की जांच नहीं करता। अब भारत सरकार ने क्या कहा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा है कि आप जितने भी प्लांट्स हैं भारत में, वहां से स्पाइसेस के सैंपल मंगाइए और इसकी जांच कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक भारत के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि भारत काफी ज्यादा मसालों का एक्सपोर्ट करता है। भारत ने सहयोग बढ़ाने, ऑडिटिंग विशेषता के आदान प्रदान के लिए बुल्गारिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर बात करें बुल्गारिया की जो कैपिटल है वो है आपकी सोफिया, इसकी करेंसी का नाम है लेव, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बुल्गारिया क्यों चर्चा में है, आईएमएफ की जो चीफ है क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा, उनको 5 साल के लिए दोबारा से आईएमएफ का हेड चुन लिया गया है, और जो क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा है वो बुल्गारिया से ही बिलोंग करती हैं, तो ये भी अभी चर्चा में है। इसके अलावा यूरोप का एक एरिया होता है आपका शेंगेन एरिया, ठीक है, शेंगेन एरिया क्या होता है, जहां पर आपका फ्री वीजा एंट्री मिलती है, ठीक है, या फ्री मूवमेंट जोन इसको यूरोप में बोला जाता है, वीजा फ्री जोन, उसमें बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है, ये दोनों अभी देश शेंगेन एरिया में शामिल हुए हैं। तो याद रखिएगा रशिया माफ कीजिए, यूरोप का वीजा फ्री जोन इसको बोला जाता है शेंगेन एरिया को। तो अगर आपसे पूछे कि शेंगेन एरिया कहां से संबंधित है या कौन से महाद्वीप से, तो यूरोप महाद्वीप से संबंधित। बाजार को व्यापक बनाने और स्वास्थ्य देखभाल खर्चों से पर्याप्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो भारत का बीएमआ नियामक है, यानी IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य बीमा, जो आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, उसकी सीमा थी अभी तक 65 वर्ष, लेकिन इन्होंने बाजार का एक्सपेंशन करने के लिए जो बीमा की अब लोअर लिमिट हायर लिमिट थी 65 वर्ष, इसको इन्होंने इस सीमा को हटा दिया है, यानी अब आप 65 वर्ष की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी साल के लोग इस हेल्थ इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं। बात करें IRDAI की, तो इसकी स्थापना IRDAI एक्ट 1999 के तहत की गई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जापान के 29 वर्षीय पूर्व विश्व चैंपियन केंटो मोमोता ने उच्चतम स्तर पर खराब दौर के बीच और मानसिक और शारीरिक समस्याओं का हवाला देते हुए बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। तो केंटो मोमोता पहले के एक वर्ल्ड चैंपियन है, तो जापान के एक बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने अब संन्यास ले लिया। भूटान एशिया भर में बाघ परिदृश्यों के संरक्षण के लिए अगले दशक में, यानी अगले 10 सालों में $1 अरब की नई फंडिंग जुटाने के लिए पृथ्वी दिवस 2024 पर, जो कि आपका 22 अप्रैल को आयोजित किया गया था, उस दिन भूटान में फंडिंग के लिए अगले 10 सालों के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता, जिसका नाम है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। इसकी मेजबानी कर रहा है। तो ये जो मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो भूटान में आयोजित की गई है। देखिए टोटल 13 टाइगर रेंज कंट्रीज बोला जाता है, ठीक है, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, जहां पर अलग अलग देशों में टाइगर्स पाए जाते हैं। तो उसी के लिए कैसे हम बाघों का संरक्षण कर सके अगले 10 सालों में, और कैसे उसके लिए फंडिंग जुटाई जाएगी, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। याद रखिएगा, क्योंकि टाइगर इंपॉर्टेंट है। भूटान में आयोजित किया गया था। टाइगर डे की बात करें तो टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपका, पैंथेरा टाइग्रिस। इसके अलावा भारत ने टाइगर से संबंधित कौन सा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें 7 बिल्ली की जो प्रजातियां होती हैं उसको
या उसके पूरे संरक्षण की बात की गई है। भारत ने बजट में 150 करोड़ रुपए भी इसके लिए आवंटित किए थे। आगे चलते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखिए 2 से 3 बार अभी पिछले महीनों से चर्चा में है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? एक आंकड़ा होता है जो आपको बताता है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता आपकी कितनी है, और उसका एक ये मीजर है या उसकी माप करता है। और इस देखिए इस पर आधारित है कि आपकी बॉडी में ये ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ाता है कोई भोजन। मान लीजिए आपने कोई फ्रूट खाया या कोई भी मीठी चीज खाई, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी ये माप करेगा और उसके आधार पर यह बताएगा कि ये बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसको कितनी तेजी से बढ़ाता या घटाता है, उससे ये संबंधित है। तो ये काफी अभी चर्चा में है। जो इस पर आधारित है कि वे रक्त शर्करा यानी जो ब्लड ग्लूकोज है उसके स्तर को कितनी तेजी से बढ़ाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने देखा होगा भारत में लगातार डायबिटीज के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स चर्चा में है। पहली बार इसे 1981 में टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविस जेनकिंस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो अब ये लगातार चर्चा में। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन सी बीमारी से संबंधित है, तो स्पेशली डायबिटीज से या ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने से या मेजरमेंट करने से संबंधित है। इजराइल सरकार ने बीमा कंपनियों और पेंशन फंड जैसे संस्थागत निवेशकों को उच्च तकनीकी कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना 2.0 नामक एक नया फंड लॉन्च किया है। तो देखिए ये एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फंड है, यानी तकनीकी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक फंड बनाया है। किसने? इजराइल सरकार ने। नाम है योजना 2.0। इस फंड का लक्ष्य इजराइल के तकनीकी क्षेत्र के लिए वित्त पोषण के स्रोतों में विविधता लाना है, यानी फंड को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। तो योजना 2.0 याद रखिएगा, इजराइल सरकार का इनिशिएटिव है। प्रसिद्ध उद्योगपति टाटा समूह के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा को सोमवार को कीस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो कीस मानवतावादी सम्मान 2021 रतन टाटा को मिला है, जो टाटा ग्रुप के एमेरिटस चेयरपर्सन रहे। इसके अलावा एक अनुच्छेद बहुत चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट का कल एक वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता 14 वर्षीय नाबालिग को 28 सप्ताह का गर्भ नष्ट करने की इजाजत दे दी है। तो ये इनके साथ मिस हैपनिंग हो गई थी, जिसके कारण 28 सप्ताह से ये प्रेग्नेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको अबॉर्शन का राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नष्ट करने की इजाजत दे दी है, क्योंकि मात्र ये 14 वर्षीय है। बच्चे का भविष्य देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत नाबालिग को गर्भपात की अनुमति दी है। देखिए 142 आपका 2 से 3 बार अलग अलग एग्जाम्स में मैचिंग में ये पूछा जा चुका है। तो इसमें देखिए क्या होता है, कोर्ट को डिक्री या आदेश जारी करने का अधिकार होता है किसी भी जजमेंट को पूरा करने के लिए। तो यह अनुच्छेद किसी भी मामले में पूर्ण न्याय या कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित, या इसको अगर आप इंग्लिश में आएगा तो डिक्री बोले, जो सवाल में लिख के आता है डिक्री लिख के आता है, डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की बात हमारे यहां अनुच्छेद 124 में की जाती है। प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नई कुलपति बन गई हैं, और वह एएमयू की पहली वुमेन चांसलर है या महिला कुलपति है, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर नईमा खातून। बात करें अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना किसने की है? सैयद अहमद खान ने। इनिशियली एक मदरसा था, देखिए यहां पर आप पढ़ सकते हैं, मैंने टाइमलाइन पूरी डाली है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, मदरसतुल उलूम। उसके बाद 1877 में इसका नाम बदलकर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कर दिया गया। फिर अगस्त 1920 में आपका एक्ट आता है मुस्लिम यूनिवर्सिटीज बिल, और 9 सितंबर 1920 को फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज बिल को पास कर दिया जाता है। बाद में ये गवर्नर जनरल का एसेट बन जाता है, और 17 दिसंबर 1920 को आपका एएमयू का वर्तमान फॉर्म में इनॉग्रेशन किया जाता है। 2020 में इसने 100 साल अपने पूरे कर लिया। तो काफी पुराना भारत का इंस्टीट्यूशन है। पहले याद रखिएगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था। आगे चलते हैं। अभी एक और मिशन फिर से चर्चा में है, बेबी कोलंबो मिशन। हमने पहले ये कवर किया है, लेकिन कल फिर से चर्चा में था। खूबसूरत ग्रह शुक्र यानी वीनस के वायुमंडल से कार्बन और ऑक्सीजन गैस का रिसाव हो रहा है, जो अंतरिक्ष में फैल रहा है। अब ये जानकारी किसने दी? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, बेबी कोलंबो मिशन। अब ये मिशन देखिए वीनस से संबंधित नहीं है, ये मिशन संबंधित है आपका मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी मतलब आपका जो बुध ग्रह है, तो ये बुध ग्रह की यात्रा पर है। लेकिन आपको पता है, अगर आप देखेंगे तो ये सन है, फिर मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ और मार्स। ये हमारा अर्थ है, ये वीनस है, और ये मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह है।
तो ये आपकी पृथ्वी से बुध ग्रह की यात्रा पर जा रहा है, जिसमें रास्ते में आपका वीनस पड़ा है। तो वीनस को ऑब्जर्व करते हुए इसने ये जानकारी पृथ्वी पर भेजी है। तो याद रखिएगा, बेपी कोलंबो मिशन आपका बुध ग्रह की यात्रा पर है, बुध ग्रह से संबंधित है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान अंतरिक्ष एजेंसी, उन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है, कंबाइंड मिशन है। तो इसको याद रखिएगा। वीनस के बारे में कुछ अगर बात करें, वीनस को हमने पहले भी देखा था, क्या बोला जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको बोला जाता है। इसको मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला या ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। और एक बात और याद रखिएगा, जो मर्क्यूरी और वीनस है, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, सबका कोई ना कोई उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, लेकिन मर्क्यूरी और वीनस, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा की बात करें तो किसके हैं? सबसे ज्यादा है आपके सैटर्न के या शनि के। लगभग 146 उपग्रह हैं आपके शनि के, जिसमें सबसे फेमस कौन सा है? टाइटन। टाइटन फिर से अभी चर्चा में है। नासा ने 2028 में एक लॉन्च की घोषणा कर दी है, जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये नासा का मिशन है, प्रपोज्ड 2028 में लॉन्च किया जाएगा। 2034 में ये पहुंचेगा शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर। ठीक है, तो टाइटन आपका शनि ग्रह का एक चंद्रमा या उपग्रह है। तो ये सारे फैक्ट्स हमारी चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। पीडीएफ हमेशा की तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।